आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी 45 डेज 180 आवर्स और 64,800 मिनट्स और 38,88,000 सेकंड्स का टाइम है। अब ये जो टाइम है इसमें आप लोगों को अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, आपको इसमें मॉक टेस्ट देने हैं, इसमें आप लोगों को रिवीजन करना है और सबसे बड़ी बात की जो चैप्टर नहीं किए उन्हें करना है। लेकिन अब समझ में नहीं यार भैया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन की। तुम्हें सब पता है कि कहां से पढ़ना है, पेपर कहां से बनेगा, कहां से पीवाईक्यूज लेने, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो जो मोटिवेशन है ना, वो कहीं बाहर से नहीं, खुद से स्टार्ट करो। आपको खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। आप बस अपने उस ड्रीम के बारे में सोचो। मैं तो हर बार बोलता हूं कि उसे विजुअलाइज किया करो, सुबह उठ के देखा करो कि यार मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट आया और मेरी मार्कशीट के अंदर बहुत अच्छा लगा और मेरा एक गोल है 2025 के अंदर, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स बोले कि प्राउड ऑफ यू बेटा। ये जो वर्ड है ना, प्राउड ऑफ यू बेटा, इसको लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी और ज्यादा टाइम नहीं। इतने टाइम रील्स देख ली, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। याद भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या देखा है। तो क्यों उन चीजों में टाइम वेस्ट करना है? एक बार इधर लगाते 100%। और जब आपके पेरेंट्स आपको देख करके बोलेंगे सभी के सामने कि प्राउड ऑफ यू बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, वो जो फीलिंग होती है ना, वो एक अलग होती है। तो इसी को एक अपना मोटिवेशन बनाओ कि हाँ भैया मुझे करना है। एक बार फील करके देखो, आंखें बंद करके फील करके देखो कि यार उस दिन कैसा लगेगा जब पापा बोलेंगे कि प्राउड ऑफ यू बेटा। तो एक बार सोचो, अच्छा लग रहा है ना, तो ये तुम अचीव कर सकते हो आज। तो इसी के साथ में प्रॉमिस करो, मुझे कमेंट्स में लिखो, हर एक स्टूडेंट कमेंट में लिखे कि यस भैया आई विल डू इट, मैं करके रहूंगा, मैं एटलीस्ट अपना 100% तो दूंगा। जो मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। बस एक बार आप ये कमेंट में लिख दोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि 100% आप उसे कर सकते हो। सो ये प्रॉमिस आप करो। और बिना टाइम वेस्ट के अब मैं आपको प्रॉपर प्लान समझाता हूं कि हम किस तरीके से करने वाले। तो अब देखते हैं कि 45 डेज को हमें प्लान किस तरीके से करना है। इसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, ये जो हमारा टाइम है 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक, यहाँ पर आपके पास में 45 डेज है, लेकिन मैंने यहाँ पे 42 डेज लिए हैं, क्योंकि जो 3 दिन है वो आपका एग्जाम से पहले आपको कंप्लीटली उसी सब्जेक्ट को डेडिकेट करने होंगे जो सब्जेक्ट का पेपर होगा आपको। तो इसीलिए 45 डेज का अगर आप कोई इससे बाद में देख रहा हो, 10 को देख रहा हो, 20 को देख रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके पास में कितना टाइम है और उस टाइम को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को 1 जनवरी से लेकर के 15 डेज हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 15 डेज और लास्ट के अंदर आपको 12 डेज रखने। अब ये जो टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो पहले हमारे 15 दिन रहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग हमारे ये जो वीक टॉपिक है या वो टॉपिक जो कि हमने पढ़ा नहीं है, हमें पता नहीं है, उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हो जिनको कि कंप्लीट कर ले, जो कि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और नेक्स्ट वाले जो हमारे 15 डेज रहेंगे, इन 15 डेज के अंदर हमारी जो मेजर काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमने जो भी पढ़ा है हम उसके सभी के प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस। क्योंकि अगर ये हुआ कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम तो नया चैप्टर पढ़ने में रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया, उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं और एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चंस नहीं हुए, तो उस पढ़ाई का मीनिंग ही नहीं निकलेगा, वो यूजलेस हो जाएगी। सो इसीलिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, चाहे वो फिर आप एनसीईआरटी से करें, प्रीवियस ईयर करें, आपको जहां से इच्छा हो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है जो कि आपने पढ़ा हुआ है उसका। और इसके बाद में जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, ये वाले भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। इनके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक दिन का एक मॉक देंगे और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। हमारे ये जो लास्ट वाले 15 डेज हैं, और हम मॉक टेस्ट के ऊपर इसमें ज्यादा फोकस रखने वाले। इस टाइम पर हम कोई भी नई चीज नहीं देखेंगे, हमने जो पढ़ा है हम उसे ही बार बार रिवाइज करेंगे। और उसी के साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा लगाएंगे और कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। अब ये जो है 15 डेज, इसको आप कैसे मैनेज करोगे, आपको कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहां पे मैंने 1 से लेकर के 15 जनवरी का आपको टाइम टेबल बता रखा है और यहां पर मैं आपको वीक का टाइम टेबल बताता हूं कि ये आपको वीक के अंदर आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें क्या पढ़ना है। तो यहां पे मैंने आप लोगों के सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि मैथ्स, साइंस और एसएसटी, ये आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट है। इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट हर दिन स्टडी करना होगा और इसी के साथ में इंग्लिश, हिंदी को नहीं छोड़ना है, उनका भी सिलेबस कंप्लीट होगा, तो इसको भी आपको स्टडी करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने सुबह सुबह एक मैथ्स का सेशन लिया, अगर मैं कहूं कि आपको
साइंस का लेना है, फिर उसके बाद आप कहोगे कि भैया मैं तो है ना एसएसटी पढ़ूंगा इसके बाद में, तो आपसे स्टडी होगी नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। लेकिन वहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 घंटे आपने मैथ्स किया, फिर उसके बाद में आप थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर उसके बाद में जब स्टडी करने बैठे मैंने बोला कि एक काम करो, साइंस ना पढ़ के एक बार थोड़ी देर हिंदी पढ़ लो, उसकी स्टोरी पढ़ लो, स्टोरी पढ़ने में मजा आएगा, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा और अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और अच्छा लगा। फिर उसके बाद में ब्रेक लेने के बाद में फिर से हमने साइंस को स्टडी किया, तो इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और ये भी नहीं होगा कि यार मैं पढ़ाई ना करूं, ऐसा नहीं होगा, आप ऊबोगे नहीं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिंग कर पाओगे। सो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर एक दिन 2 मेजर सब्जेक्ट लें, जैसे कि मैथ्स का और साइंस का मैंने लिया है, फिर उसके बाद में हिंदी है। अब ये 2 दिन हमने फॉलो किया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे हमने मैथ्स लिया, लेकिन अब हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, फिर उसके बाद में हम एसएसटी स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में ये जब हमने किया, फिर उसके बाद में मैथ्स हमने हफ्ते में 3 दिन करनी है, और इसका भी टाइम मैं बताऊंगा कितना कितना घंटे आपको कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में आप जो नेक्स्ट डे है उस दिन साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, फिर उसके बाद में यहाँ पर साइंस के भी 3 दिन हो गए, मैथ्स के भी 3 दिन हो गए, लेकिन एसएसटी का बाकी है, तो एसएसटी प्लस आईटी हमने स्टडी किया, क्योंकि आईटी भी आएगा, तो आईटी के भी यहाँ पर 2 दिन हो गए, फिर उसके बाद में इंग्लिश हिंदी को हमने लास्ट डे स्टडी किया, तो उसके भी 3-3 दिन हो गए। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अब आप खुद देखो कि एक तो आप अपने मन से स्टडी करो, और एक आपके पास में प्रॉपर टाइम है कि भैया मुझे मंडे को तो मैथ, साइंस और हिंदी करना है, फिर ट्यूसडे को मुझे मैथ्स, एसएसटी, हिंदी करना है। इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करने का मन होगा, आपको हर एक दिन नए नए चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई करने में रुचि लगी रहेगी। लेकिन अब जो सबसे बात इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो ये है कि आपने पढ़ाई बहुत सारी कर रखी है, लेकिन अगर उसे रिवाइज नहीं किया तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लास्ट वाला दिन, ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा आप लोगों का संडे। और संडे के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कंप्लीटली जो भी आपने वीक में स्टडी किया है उसका A to Z रिवीजन करना है। इसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, हर एक चैप्टर का, हर एक फॉर्मूला का, हर एक चीज आपको पढ़नी है जो कि आपने इन लास्ट के 6 दिनों के अंदर स्टडी किया, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम के अंदर फिर आप भूलते जाओगे। और इसी के साथ में रिवीजन के साथ में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो संडे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और उसी के साथ में एक बात आप बताओ, एक बार खुद लॉजिकली सोचना, मैं आपसे ही पूछता है क्वेश्चन कि एक तरीके से दो वॉरियर्स है। एक वॉरियर जो है उसको मैं क्या बोलता हूँ कि उसको बोलता हूँ कि ये तेरे पास में वेपन, और कल सुबह तेरा डेथ मैच, जिसके अंदर कि ये है कि या तो आगे वाला मरेगा या वो मरेगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने उसको वेपन के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने उसको मैच के बारे में नहीं बताया, उसने कभी मैच देखा ही नहीं, और वो डायरेक्टली जाकर के लड़ता है, तो वो थोड़ी देर के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जो दूसरा वॉरियर है, जिसको पहले से मैंने बताया कि ये तेरा वेपन है, तेरे को इस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे तो गलतियां करता है और तेरे को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, इस तरीके से मैच होगा। वो प्रैक्टिस कर रहा है, 5-6 बार उसने प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो यही आप लोगों के लिए कि जो मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट क्या होता है कि आप लोगों का पहले का एक मैच होता है, जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि यार मेरी राइटिंग स्पीड तो स्लो नहीं है, कहीं मैं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसे तो गलतियां नहीं कर रहा हूं जो कि मेरे को एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फिर डायरेक्ट मैन एग्जाम में होंगी, और मैन एग्जाम में होंगी तो फिर उसके मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए आपको मॉक के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मॉक करते हो तो सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर करने से आपका काम यहां पे नहीं चलने वाला, मॉक टेस्ट करने से आप नहीं करोगे जब तक कि आप उसे यहां पर एनालिसिस नहीं करने वाले हो, ठीक है। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करते हो तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आपको ये नहीं पता लगेगा आप गलतियां कहां पर कर रहे हो, आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो इसीलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप मॉक टेस्ट के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी एनालिसिस करो। कम से कम आपको 1 घंटा उसको, 1 से 1.5 घंटा उसको एनालाइज करना है कि मैं कौन से क्वेश्चंस में गलती करता हूं, मेरे को कौन सा चैप्टर नहीं आता, ये आपको उससे एनालाइज करना है। देन फिर इसके बाद में आप लोगों को जो आपका सिलेबस है, अब सिलेबस बहुत सारा है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 कैटेगरी बनाओ, जैसे कि A+ वाली कैटेगरी, ये वो है जो कि आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, आपके इसके कभी भी क्वेश्चंस इसके गलत ही नहीं होते, आप हमेशा इसके सही करते हो, ये होगी आपकी A+ कैटेगरी। और जो सेकंड कैटेगरी है B कैटेगरी, जिसके अंदर कि आपके मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स हैं वो इस कैटेगरी में रहेंगे। तो ये कौन सी है, इसके अंदर कि भैया पार्शियली कंप्लीट है, कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता, एग्जाम में कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी नहीं होते, तो हमें इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आएंगे A कैटेगरी में। और लास्ट के अंदर आती है B कैटेगरी, जो कि हमारे वीक टॉपिक्स हैं,
या फिर हमें कुछ भी नहीं पता कि चैप्टर क्या है, हमने उस चैप्टर को छोड़ दिया, ये आएंगे आपके बी कैटेगरी में। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जो हमारे पहले के 15 दिन थे, जो फर्स्ट हमारे 15 डेज थे, फर्स्ट 15 डेज, इन फर्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग मॉडरेट और जो आपके वीक टॉपिक हैं इन्हीं को स्टडी करें। इनको स्टडी करने का क्या तरीका रहेगा, इसके लिए आप वन शॉट वीडियो देखो, ज़्यादा 6-7 घंटे की मैराथन देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे की, जिसके अंदर कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10th है, बहुत आसान है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। बस आप अगर ये चीजें कर लेते हो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि भैया हर एक जरूरी थोड़ी कि हमने टॉपिक पढ़ रहा हो, हमारे कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि वीक होंगे, या फिर हमने जो टॉपिक स्टडी ही नहीं किया होगा, उनका क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मैंने एक नोट करके एक बात लिखी हुई है कि सभी चैप्टर्स को नहीं करना है। ऐसा क्यों? सभी चैप्टर्स को इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही एक टॉपिक से बार बार आते, तो उन टॉपिक के ऊपर आपको एकदम से 100% फोकस रखना है। अब ये मिलेंगे कहां पर, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके भैया के पास में। मैंने आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, जैसे कि साइंस वाली वीडियो है, वो कल ही अपलोड किया था, जिसके अंदर कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डायग्राम टॉपिक हो गया, एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, जो कि एक तो ऐसा ना हो कि आपने छोड़ ही दिया तो वो छोड़ दिया, नहीं। देखो कि मेरे जो छूटे हुए टॉपिक है उनमें से मेरे को कौन से टॉपिक नहीं आते, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाओ, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करोगे कि आपने स्मार्टली देखा कि भाई मुझे क्या नहीं आता और उसमें से कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपके एग्जाम के अंदर स्कोर करने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। देन फिर इसके बाद में सबसे जरूरी बात है टाइम मैनेजमेंट की। आप किस तरीके से टाइम मैनेज करोगे कि भैया होते तो 24 घंटे, लेकिन हम करें क्या, कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको दिन में एटलीस्ट, अब देखो लास्ट टाइम आ चुका है, लास्ट के 45 दिन बचे हैं, 1 महीना बचा है, इसके अंदर आपको कोशिश करने की आप 8 घंटे स्टडी करें, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा ना 8 घंटे स्टडी करने, बहुत सारे स्टूडेंट अपना पेपर निकालेंगे और अपना टाइम टेबल बनाने लग जाएंगे, और उनका टाइम टेबल होगा ये कि भैया 6 बजे उठूंगा, 6:15 के ऊपर मैं गेट रेडी होऊंगा, फिर उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, फिर उसके बाद स्कूल जाऊंगा। ये जो टाइम टेबल है ना, एक गलती मत कर देना। ये पूरा डीमोटिवेशन से भरा हुआ टाइम टेबल है कि अगर आप 6 बजे नहीं उठते हो, थोड़ा लेट उठते हो, तो भाई टाइम टेबल ही वर्क नहीं करेगा, टाइम टेबल ही नहीं बना पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में कि आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो 8 घंटे हैं, इसमें हर एक दिन आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, वो भी मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर क्यों बोल रहे हो भैया? देखो मॉर्निंग के अंदर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मॉर्निंग के अंदर आपका दिमाग एकदम से फ्रेश होता है, तो उस टाइम के ऊपर आप जो भी स्टडी करोगे आप अच्छे से उसको याद रख पाओगे, आप उसे भूलोगे नहीं। तो आपको कोशिश ये करनी कि दिन में चाहे से 30 मिनट, उठते ही 30 मिनट या 1 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिलता है, उसमें बस आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम रिवाइज करने, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिवाइज करनी है, या फिर नोट्स का रिवीजन करना है, जिससे क्या होगा कि आप उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे याद रख पाओगे। और फिर इसके बाद में जैसे कि अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये जो टाइम है, ये है एक तो मैंने लास्ट के अंदर 3 आवर्स बोले हैं आपको कि रात को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, या फिर लेट स्टडी करते हो उस हिसाब से। और इसके बाद में ये है 3 से लेकर के 5 तक, मतलब 3 से लेकर के 5 तक शाम को 2 घंटे। और अगर आपके पास में दिन में टाइम रहता है तो दिन में आप उसे देख सकते हो। अगर आपके पास में टाइम बचता है, जैसे कि अगर आपके स्कूल्स नहीं है, तो आप इसमें कोशिश करिए कि आप मॉक लें, या फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, या फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह लेकर के ब्रेक के साथ में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। हर एक दिन आपको ये करना है, ये जरूर होना चाहिए कि भैया मुझे ये रिविजन करना। अगर ये रिविजन मिस कर दोगे ना मेरे दोस्त, बहुत कुछ आप मिस कर दोगे, बहुत कुछ मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो रिवीजन आपका होना चाहिए। फिर उसके साथ में आप लोगों के जो 2 मेजर सब्जेक्ट मैंने बताया था, ये आपको स्टडी करना है रात को। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया नींद आती है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको जब भी नाइट में स्टडी करनी हो तो आप मैथ्स को स्टडी करो, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस आप रात में करो। आपको साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको रात में नींद नहीं आएगी और आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। और एसएसटी आपको कोशिश करनी है कि आप शाम के स्लॉट में उसे स्टडी करें, या फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसे शाम के स्लॉट में स्टडी करें, जिससे कि आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। और इसी के साथ में और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि हर एक दिन अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ
कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मुझे आज क्या स्टडी करना है। जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट के अंदर कभी भी टाइम नहीं होता, टू डू लिस्ट के अंदर ये होता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले वीकली एक टू डू लिस्ट बनाओ कि भैया सबसे पहले तो आप लोगों को पूरा ये चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद में देखना है कि भैया मैं सिलेबस को अचीव करने के लिए मेरा वीकली टारगेट क्या है, उस वीकली टारगेट को करने के लिए अपना डेली टारगेट। जैसे कि मुझे आज लाइट के अंदर वन शॉट रिवीजन देखना है, मेरा पूरा कंप्लीट है लेकिन मुझे कुछ कुछ लगता है कि मैं भूल जाता हूँ, तो वन शॉट रिवीजन देखना है 2 घंटे तक। ये डेडलाइन सेट करने से क्या होगा कि आप उसको पूरे दिन भर लेके नहीं बैठे रहोगे। डेडलाइन सेट करने से होगा कि भाई 2 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप उसके क्वेश्चंस करोगे, देन फिर उसके बाद में आपको ये कि भैया मैं तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा 1 घंटे। आपको लिखना है कि आप कहाँ से स्टडी करने वाले हो और क्या स्टडी करने वाले हो। जैसे जैसे आप करते जाओ इस तरीके से आपको उसमें टिक मार्क करते जाना है। फिर एसएसटी के अंदर आपने या मैथ्स में बोला कि भैया मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा, फिर इसके बाद में आपने 2 घंटे एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया, ये हो गया। और लास्ट के अंदर ये जो रिविजन वाला स्लॉट है ना मेरे दोस्त, इससे मिस मत कर देना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन के ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आकर के बोलते हैं कि भैया मुझे आता था, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया। ये जो भूलने वाली बीमारी है ना, ये इसी से ही जाएगी, बस बार बार उसे आपको रिवाइज करना होगा। और लास्ट के अंदर एक अपनी चेकलिस्ट रखना जिसके अंदर कि आपको हर एक दिन के 2 मेजर सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, मैथ्स एसएसटी साइंस में से जो भी आपको अच्छा लगता हो। दूर नहीं भागना है हर एक चैप्टर से और हर एक सब्जेक्ट से आपके मार्क्स बनने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है एक माइनर सब्जेक्ट जो कि आप लोगों का इंग्लिश, हिंदी या फिर आईटी कोई सा भी हो सकता है। और लास्ट के अंदर है एक रिवीजन। बार बार मैंने इतनी बार रिवीजन बोला है तो रिवीजन को आपको मिस नहीं करना है। और इसी के साथ में अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बार द एंड एक बार जरूर से लिख देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।